अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हमारा जो है वो इनकम टैक्स सेशन 1 के ऊपर लेक्चर नंबर 19 है। आज के लेक्चर में हम छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसा कि पर्सन, प्रिंसिपल ऑफिसर, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और प्रॉफिट ऑन डेट। तो ये वो डेफिनेशंस हैं जो कि हम इनकम टैक्स के अंदर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो इसलिए मैंने इन सबको जो है वो एक ही लेक्चर में सम अप कर लिया है, ताकि हमारा जो है वो ये जो सेशन 1 है इसको जो है वो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकें। तो आज की डेफिनेशन, आज के लेक्चर में हमने ये सारी डेफिनेशन जो है वो स्टडी करनी है। तो अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक गुजारिश जो हम करते आ रहे हैं वो ये कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि टैक्स के अलावा इन तमाम सब्जेक्ट्स के जो है वो लेक्चर्स भी उनको जो है वो बाकायदगी से मिलते रहें। जैसा कि जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेशियोज़ के ऊपर हमारे लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, तो आप उनको भी सुनिएगा। इंशाल्लाह आपका जो है वो उससे भी काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी, हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो आज हमने पढ़नी है वो है पर्सन। पर्सन मीन्स अ पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 80। अच्छा, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 के अंदर जो इसकी डेफिनेशन है वो सिर्फ यहाँ तक है, सेक्शन 80 तक, कि वो ये उसमें जो लिखा हुआ ये कहता है कि पर्सन मीन्स अ पर्सन डिफाइन एज इन सेक्शन 80। अब सेक्शन 80 में क्या डिफाइन है वो ये है, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंस। फर्स्ट, एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पर्सन कहलाएगा। ठीक है, मैं पर्सन हूँ, ठीक है, आप जो है वो पर्सन है, तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पर्सन कहलाएगा। नंबर सेकेंड, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड और इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि फॉर्म की जाएगी अंडर इन पाकिस्तान अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और पार्टनरशिप एक्ट 1932, या इसके अलावा दुनिया में कहीं पर भी जो है वो मौजूदा अपने जो है वो मतलब अगर न्यूजीलैंड के अंदर कोई कंपनी फॉर्म हो रही है तो उस लॉ के तहत जो वहाँ पर प्रीवेल कर रहा है, अगर यूके में हो रही है तो यूके में जो लॉ प्रीवेल कर रहा है तो उस लॉ के तहत, तो जिस कंट्री के अंदर वो फॉर्म हो रही है उस कंट्री का जो प्रीवेलिंग लॉज हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर वो फॉर्म की जाएगी तो वो भी जो है वो क्या कहलाएंगी, पर्सन कहलाएंगी। अलबत्ता ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट रियल पर्सन। इनको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का दर्जा दिया जाता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि ख्याली कानूनी शख्स, ठीक है, रियल पर्सन नहीं है। हाँ, अलबत्ता कानूनी शख्स है, इसके ऊपर केस हो सकता है, आपके खिलाफ ये केस कर सकते हो। तो ये सारे जो है वो इसके लीगल राइट्स जो है वो मौजूद है। ये सारा उन ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो कम्प्लीटली इनको डिफाइन किया गया। नंबर थर्ड, ये फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर थर्ड वो ये कहता है कि आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है ये भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इसको भी पर्सन का दर्जा है। इसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट है या सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, कि फॉरेन गवर्नमेंट की कोई सब डिवीजन है या इंटरनेशनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी पब्लिक जो है वो पर्सन की डेफिनेशन से आती है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 तरह की जो है वो लोगों को पर्सन का जो है वो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ जो है वो दर्जा देता है। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और नंबर 3 कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है या आपकी जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनको जो है वो आप क्या दर्जा देते हैं, पर्सन का दर्जा देते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आपके पर्सन। तो 3 तरह के हैं, इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन पर्सन और गवर्नमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफिसर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 44 है। प्रिंसिपल ऑफिसर यूज विद रेफरेंस टू अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन है ये बेसिकली जो है वो रिलेट कर दी है विद कंपनी और विद एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिसर से मुराद क्या है? ठीक है, पहले हम इसको डिफाइन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा। अ डायरेक्टर और मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट और एनी अदर सिमिलर ऑफिस। कोई भी डायरेक्टर, कोई मैनेजर, कोई सेक्रेटरी, कोई एजेंट, कोई अकाउंटेंट, जो इस तरह की मैनेजरियल पोस्ट पे जो बंदा इन्वॉल्व होगा, जो बंदा अपॉइंट होगा, वो आपका प्रिंसिपल ऑफिसर कहलाएगा। ठीक है जी, तो कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई सेक्रेटरी, कोई एजेंट, कोई अकाउंटेंट जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, मैनेजमेंट ऑफिस को होल्ड किया होगा, वो आपका जो है वो प्रिंसिपल ऑफिसर कहलाएगा। एनी पर्सन connected with the management or administration of the company or association of person upon whom the commissioner has
served a notice of treating him as the principal officer thereof। ठीक है, या कोई भी जो है वो बंदा जो कि मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से इन्वॉल्व होगा और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बाय नोटिस, बाय इशूइंग नोटिस जो है वो उसको डिक्लेयर करता है कि जी ये बंदा जो है वो प्रिंसिपल ऑफिसर ट्रीट किया जाएगा, तो उसको आप प्रिंसिपल ऑफिसर गिनेंगे। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफिसर का जो है वो जो डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है, इसको किस सेंस में लिया जाता है? देखें, आपने अभी पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी। पर्सन में मैंने आपको बताया कि जो कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, रियल पर्सन नहीं है। अगर जो है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेल कंपनी को एक नोटिस सर्व करता है, तो पेल कंपनी बजाते खुद वहां पे जाके जो है वो पेश हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, बाटा जो है वो जाके पेश हो सकती है? नहीं, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। उनके बिहाफ पर कोई एक बंदा जाएगा, तो वो बंदा जो उस कंपनी, उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बिहाफ पर जाके रिप्रेजेंटेशन करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफिसर कहलाता है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफिसर की जो डेफिनेशन है, इसको इंसर्ट इसीलिए किया था कि चूंकि कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो आपके आर्टिफिशियल पर्सन है, रियल पर्सन नहीं है, वो बजाते खुद कहीं पर जाके पेश नहीं हो सकते, कोई लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो उनके बिहाफ पर जो बंदा जाके प्रेजेंटेशन देगा, वो आपका जो है वो प्रिंसिपल ऑफिसर कहलाता है। क्लियर होगी बात ये? तो ये कोई भी आपका जो है वो मैनेजमेंट का बंदा हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हो सकता है, कोई सेक्रेटरी, कोई एजेंट हो सकता है, या इसके अलावा जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसको नॉमिनेट करेगा बाय नोटिस, तो वो आपका जो पर्सन क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ऑफिसर कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी से मुराद है कि ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो वो आपकी प्राइवेट कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी को यहाँ पर उन्होंने डिटेल से टेक्स्ट में डिफाइन किया गया, तो जो चीज़ें पब्लिक कंपनी के अंदर आ ही जाएंगी, उनके अलावा बाकी सारी जो कंपनीज है वो आपकी प्राइवेट कहलाएंगी। अब पब्लिक कंपनी क्या है, वो यहाँ पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में डिफाइन है। नंबर 1 ये वो कहता है कि अ कंपनी in which not less than 50% of the shares are held by the federal government or provincial government। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर कम अज कम 50% या इससे ज्यादा के शेयर्स जो है तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो हेल्ड किए हुए या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हेल्ड किए हैं, तो वो आपकी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर देन 50% किसी कंपनी में, तो वो भी आपकी जो है वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। नंबर 1। नंबर 2 वो कहता है कि अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट और अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, कि कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत फॉर्म की गई और उसके जो शेयर्स है मोर देन 50% वो किसी जो है वो फॉरेन जो है वो कंट्री ने या फॉरेन जो है वो कंट्री की गवर्नमेंट ने उसको हेल्ड किया हुआ, तो वो भी आपकी जो है वो क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, या कोई भी जो है वो फॉरेन कंपनी जो कि फॉरेन गवर्नमेंट ऑन कर रही है, तो वो भी आपकी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, वो पाकिस्तान कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत फॉर्म नहीं की गई, बल्कि जिस कंट्री में वो बनाई गई तो उस कंट्री के जो है वो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो उसको फॉर्म किया गया था। तो पहली चीज़ ये होगी कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। नंबर 1 ये कि वो जिन कंपनीज के अंदर जो है वो मोर देन 50% होल्डिंग रखेंगी वो। नंबर 2 कि जो कंपनीज जिनके अंदर फॉरेन गवर्नमेंट मोर देन 50% होल्डिंग रखेंगी, तो वो भी आपकी पब्लिक कंपनी कहलाएंगी। नंबर 3 ये कंपनी हुज शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज in Pakistan at any time in the tax year and which remained listed on that stock exchange at the end of that year। कि कोई भी ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके अंदर पब्लिक लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट के शेयर्स जो है वो 50% होल्डिंग नहीं है, पब्लिक जनरल पब्लिक की होल्डिंग है, तो उस समय वो कहता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगी और बाय द एंड ऑफ दैट टैक्स ईयर वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड रहे और उनके शेयर्स वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल हो, तो वो आपकी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। तो कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके शेयर्स जनरल पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में खरीदती और बेचती है और वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है और बाय द एंड ऑफ दैट टैक्स ईयर वो रजिस्टर्ड रहे, तो वो भी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। और इसके अलावा लास्ट वो कहता है कि अ यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक एंड एनी अदर ट्रस्ट एज डिफाइंड इन द ट्रस्ट एक्ट 1882। वो कहता है कि कोई भी ऐसी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके ट्रस्ट यूनिट जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होने चाहिए, जनरल पब्लिक उनको आसानी से खरीद सके, तो वो आपकी जो है वो ट्रस्ट भी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के लिए जो है वो 4 कंडीशंस आपको बता दी। पहली कि
कोई भी ऐसी कंपनी जिसके शेयर जो है वो मोर देन 50% गवर्नमेंट के पास है, और वो गवर्नमेंट आपकी फेडरल और प्रोविंशियल होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पर जो है वो बात नहीं की जा रही। नंबर सेकंड, ये फॉरेन गवर्नमेंट जिनके कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर फॉरेन गवर्नमेंट के जो है वो मोर देन 50% शेयर्स होंगे, नंबर सेकंड वो। नंबर थर्ड वो कि जनरल पब्लिक जिनके ऐसी कंपनी जिसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, और जनरल पब्लिक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से जो है वो शेयर्स को जहाँ खरीद सके, भेज सके, और वो जो है वो 1 ईयर तक उस टैक्स ईयर तक जो है वो उसका जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड रहे, तो वो भी आपकी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। और नंबर 4 ये कि ट्रस्ट यूनिट जिसका ट्रस्ट जो है वो इजीली जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो और जनरल पब्लिक उनको जो है वो आराम से खरीद सके, तो वो भी आपकी जो है वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। और आज की डेफिनेशन में जो लास्ट मतलब आज के लेक्चर में जो लास्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट इन सिंपल वर्ड्स मींस इंटरेस्ट, ठीक है। जो आप लोन के ऊपर जो आपको मतलब रिटर्न मिलता है वो आपका जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट है, ठीक है। टैक्स इसको कहते हैं कि ये प्रॉफिट ऑन डेट है, वेदर पेएबल और रिसीवेबल। अच्छा, ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो चाहे पे कर दिया चाहे पे करना है, ठीक है। अगर मैंने लोन लिया तो मैंने पे करना है, अगर जिसने मुझे लोन दिया था उसने रिसीव करना है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो सकती है। तो चाहे पे कर दिया चाहे पे करना है, पेड है पेएबल है वट एवर, लेकिन वो प्रॉफिट ऑन डेट कहलाएगा। इससे मुराद वो कहता है कि एनी प्रॉफिट यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम और अदर अमाउंट अर्निंग अंडर अ डेट अदर देन द रिटर्न ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल से मुराद जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है। मसलन आपने 1 लाख रुपया लोन लिया तो उस लाख के ऊपर आप जो ऊपर जो पैसे दे रहे हैं तो वो जो पैसे आपके जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट कहलाएंगे। मसलन अगर आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है तो जब आपने रिटर्न करना है तो आपने 1,12,000 रिटर्न करना है, तो वो जो 12,000 है वो प्रॉफिट ऑन डेट है। जो 1 लाख रुपया आपने प्रिंसिपल वैल्यू रिटर्न की है वो प्रॉफिट ऑन डेट के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। तो प्रॉफिट ऑन डेट से कैपिटल की जो वैल्यू है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड है। उसके अलावा जो ऊपर जो वैल्यू है वो प्रॉफिट की सूरत में हो सकती है, वो इंटरेस्ट की सूरत में हो सकती है, वो डिस्काउंट की सूरत में हो सकती है और प्रीमियम की सूरत में हो सकती है। जैसे आपने जो है वो एडवांस अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ी है तो डिबेंचर जो है वो आपने पढ़ा है, डिबेंचर जो है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट जो है वो आपने पढ़ा हुआ कि डिबेंचर्स को हम जो है वो एट डिस्काउंट भी रिडीम कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी रिडीम कर सकते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि डिबेंचर अगर फेस वैल्यू 100 है तो हम 105 का बाय बैक कर रहे हैं, तो वो जो 5 रुपीज हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं प्रीमियम के, वो भी जो है वो बेसिकली प्रॉफिट है जो उस लोन के ऊपर पे किया जा रहा है। तो आपने उस आउटस्टैंडिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो तो है ही है, प्लस रिडम्पशन के वक्त भी जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं वो भी इसका जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट ही शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ वो कहते हैं नंबर सेकंड, एनी सर्विस फी और अदर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट इंक्लूडिंग एनी फी और चार्जेस इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रेडिट फैसिलिटी विच हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज। कि वो कहते हैं कि कोई भी फी, सर्विस फी या मतलब चार्जेस वगैरह जो कि डेट को अवेल करने के लिए आपने जो है वो इंकर्ड किए थे वो भी जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट कहलाएंगे। मसलन अगर मैंने जो है वो डिबेंचर्स इशू करने हैं तो डिबेंचर इशू करने के ऊपर जो है वो मेरे जो डिबेंचर इशूइंग एक्सपेंसेस होंगे वो भी प्रॉफिट ऑन डेट की जो है वो डेफिनेशन के अंदर शामिल किए जाएंगे। हाँ, इसमें वो कहते हैं कि लोन आपने लोन की फैसिलिटी चाहे आपने यूटिलाइज की है या नहीं की, इट डजंट मैटर, लेकिन आपने वो एक्सपेंसेस जो है उस लोन की फैसिलिटी को अवेल करने के लिए जो है इनकट किए हैं तो वो एक्सपेंसेस भी आपके प्रॉफिट ऑन डेट के अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। तो किसी किस्म की फी जो कि उस लोन को ऑब्टेन करने के लिए, उस लोन को हासिल करने के लिए, उसको बाय बैक करने के लिए अगर आपने इनकट किए हैं तो वो भी आपकी जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट में शामिल कर लिए जाएंगे। तो प्रॉफिट ऑन डेट में जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पहली बात ये कि जो भी आप जो है वो प्रिंसिपल लोन जो उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं वो आपके प्रॉफिट ऑन डेट है। नंबर सेकंड ये कि लोन की फैसिलिटी को अवेल करने के लिए जो आप फीस और चार्जेस पे करते हैं वो भी आपके प्रॉफिट ऑन डेट है। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल इससे आगे जो है वो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी जो है उस पर रहनुमाई करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।